नमस्कार दोस्तों, मैं भी भारत में आपका स्वागत है। इस इंटरव्यू सीरीज़ में हमारे साथ है डॉक्टर अमी चंद जी। अमी चंद जी का एक लंबा सफ़र रहा उनके हाटी समुदाय के लिए। ये बहुत सालों से इनकी एक स्ट्रगल चल रही है ताकि हाटी समाज को एसटी स्टेटस मिले। डॉक्टर अमी चंद जी, स्वागत है आपको मैं भी भारत में। डॉक्टर अमी चंद जी, बहुत सालों से आपकी हाटी समाज की ये मांग रही है कि उन्हें एसटी स्टेटस मिले, पर ये मांग क्यों है? क्यों आप एसटी स्टेटस मांग रहे हैं? देखो, मांग ये बहुत पुरानी है। आज़ादी के बाद जो सिरमौर स्टेट का जो आधा पार्ट था ट्रांसगिरी का, वो उत्तर प्रदेश में चला गया। और जो फासला था वो टोंस नदी का था कि टोंस नदी से जो पार का एरिया था, जो उसको जौंसार बाबर कहते थे, ये उत्तर प्रदेश में चला गया। और आधा पार्ट जो है हिमाचल प्रदेश में आ गया, इसको ट्रांसगिरी कहते हैं। क्योंकि एंटायर जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रांसगिरी एंड सिसगिरी। तो जो उत्तर प्रदेश में चला गया वो पार्ट है, जिसमें लगभग 106 पंचायतें थी, उनको तो 1967 में दर्जा मिल गया। और उनमें से कई ऐसे परिवार थे, आधे परिवार जो पार रह चले गए, उनको जनजाति दे दिया गया। और उनके आधे परिवार जो ट्रांसगिरी आर है और उनको नहीं मिला। और जबकि हमारी वेशभूषा, हमारा कल्चर, हमारी टोपोग्राफी, हर सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वो सारा एक जैसा था। तो इसीलिए जो है, जो हिमाचल में जब ट्रांसगिरी जब उनको स्टेटस मिला, उनके साथ हमारी रिश्तेदारियाँ भी हैं, आना जाना भी है। तो यहाँ भी हम लोगों ने प्रयास किया और प्रयास उस समय तेज़ हुआ ही है 1977 में। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बना 78 में, जब जनता गवर्नमेंट आई, तो फॉर द फर्स्ट टाइम, उससे पहले तो लोकुर कमीशन था। और जब ये पहली बार ये बना, तो हिमाचल गवर्नमेंट में जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, शांता कुमार जी, उन्होंने ये पहली बार हमारा केस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप को भेजा गया। और 79-80 में जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, भोला पासवान शास्त्री उसके चेयरमैन थे, ठाकुर सेन नेगी वॉज द मेंबर, एंड दे विजिटेड दिस एरिया। ट्रांसगिरी में उन्होंने विजिट किया और अपनी रिपोर्ट आयोग को दी, और जो उसके बाद सदन में भी रखी गई। तो बड़ी हैरानी की बात यह है कि पहली बार नेशनल कमीशन बना और पहली बार हमारे यहाँ की सिफारिश हुई। यहाँ की सिफारिश लागू नहीं हुई, जबकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम के लिए जो लेटर 79 की रिपोर्ट है कि जो ये एरिया है, इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल एरिया। और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको शेड्यूल टाइप डिक्लेयर किया जाए। और वी हैव ऑलरेडी टेकन अप दिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लेकिन जो सिफारिशें और एरियो के लिए थी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड। फॉर एग्जाम्पल, ये उत्तर प्रदेश के भी उसमें सिफारिश थी, बंगाल की भी उसमें सिफारिश थी, जो रिपोर्ट में आई है। और रिपोर्ट ये पार्लियामेंट में भी हुई है। लेकिन विडम्बना इस बात की है कि हमारी पॉलिटिकल बिल नहीं थी। और 1979 और 80 की रिपोर्ट के बाद ये जो है, बिल्कुल ना तो पॉलिटिकल लोगों ने इसको उठाया और ना ही ये जो है दूसरों ने इसको मामले को उठाया। लेकिन ये बहुत देर के बाद, जब दोबारा कोई 10 साल के बाद 90 में फिर ये मामला हिमाचल विधानसभा में आया। और भी हिमाचल विधानसभा में देख लीजिए आप, जो नेशनल कमीशन के मेंबर थे ठाकुर से नेगी, ही बिकेम ए स्पीकर, ही वाज इलेक्टेड फॉर किन्नौर। तो उनको ये पता था कि दैट आई हैव रिकमेंडेड दिस केस एज ए मेंबर ट्राइबल कमीशन। तो एक याचिका पटिशन दायर की गई, जो यहाँ के एमएलएस थे हमारे, दे फाइल्ड ए पटिशन। और उन्होंने कहा, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई विधानसभा की, जिसको हम कन्हैया लाल कमेटी कहते हैं, कि आप विजिट करो। और विजिट करने के बाद उन्होंने सिफारिश की कि भाई इसको शेड्यूल, इनकी जो डिमांड है 100% राइट है। और ये तो इट इज़ ए केस ऑफ क्लियर कट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि एक एरिया आप जो रिकमेंड किया उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और दूसरे के एरिया को आप नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ के लोग बैकवर्ड है या इनको पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो उसके बाद जब ये रिपोर्ट याचिका समिति ने स्पीकर को पेश की, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी स्ट्रॉन्ग बॉडी चिट्ठी लिखी कि भाई दिस केस हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द नेशनल कमीशन, यू टेक अप दिस केस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसके बाद ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो हमारी फाइल घूमती रही है और लगातार ये बहुत सालों तक घूमती गई। पहली बार ये 1995 में फिर ये टेकअप किया गया, जब माननीय प्रेम कुमार धूमल जो हैं लोकसभा में गए।
तो जो जवाब हर साल मिलता रहा, 25 साल से ये जवाब आता रहा कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास विचाराधीन है। तो आप ये बताइए कि कई बार जब हम देखते हैं, क्या हाटी समुदाय एक जगह जो है टोपोग्राफिकल उसमें जो लोग रहते हैं उन्हें हाटी का कहते हैं? क्योंकि हमने कई बार देखा हाटी में कई तरह के आपके चौहान भी हैं। यस, तो किस क्राइटेरिया में एक्चुअली इसे हाट कहते जो हैं? शब्द है ना, हाट का मतलब होता है बाजार। हाट, हाँ अच्छा हाँ, अच्छा हार्ड अच्छा। हिंदी में इसका शब्दावली आप समझिए। एक्चुअली जो पहले बिफोर हम हार्ट जो शब्द ऐसा था कि जितनी भी जातियां वहाँ हैं, हाँ। चाहे निम्न है, चाहे देर आर 3 टाइप ऑफ अपर कास्ट, इंटरमीडिएट कास्ट एंड द लोअर कास्ट। तो जो तीनों कास्टें हैं वो तीनों हाट करती थी। और इट इज सेकुलर वर्ड, सेकुलर कास्ट शब्द के, यानी जब आप हाटी बोलेंगे तो कास्ट का समाप्ति हो जाएगी वहाँ। तो जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन ये सब हाट करते थे, हाट का मतलब होता है जब भी कोई डेली नीड्स की चीज़ लानी थी तो घी ले जाते थे पीठ, और 2-3 दिन की रोटी ले जाते थे। तो घी के रात को जहाँ पत्थर होता था वहाँ ठहरते थे, फिर दूसरे दिन फिर डेली नीड्स की जो चीज़ें लानी होती थी, तो उस समय जो हाट होता था या तो शिमला जाते थे, 3-3 दिन लगते थे, या जाते थे भी पास का चूड़पुर, बड़ा शहर हाँ, नाहन वगैरह, या हरियाणा का जो ये से साथ एक बहुत नज़दीक का शहर है वहाँ जाते थे, और वहाँ पर वहाँ से अपना जो है खासतौर पर नमक है, इवन सब्जियाँ भी वहाँ से लाते थे, सब्जियाँ भी नहीं उगाते थे। तो डेली नीड्स की जो भी चीज़ें, शक्कर है, तो यहाँ से तो सिर्फ अदरक और घी ले जाना, 2 ही चीज़ें होती थी इनके पास। तो सारे लोग जो करते थे, इसलिए उनको कॉमनली वर्ड यूज़ किया गया हाट, उनको हाटी बोलते थे। हाटी उसका विशेषण है, अच्छा। मूल रूप से हाट है। तो अब जब ये रजिस्ट्रेशन की बारी आई, जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया, तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो फाउंडर मेंबर थे, उसमें भी काफ़ी प्रोफेसर थे, जो कॉलेज, कुछ एडवोकेट्स थे, कुछ प्रोफेसर थे, कि भाई ऐसा कौन सा नाम दिया जाए कि जिसमें ये सारे आ जाते हैं। तो हम अगर जब हम हाटी शब्द प्रयोग करते हैं तो वहाँ कास्ट की समाप्ति हो जाती है, फिर ये नहीं कहेंगे कि इस कास्ट का है, तब कहेंगे हाटी है भाई। तो हाटी मीन्स ये बिलोंग टू ट्रांसगिरी एरिया। अच्छा, तो ये उत्तराखंड में जो लोग हैं जिसको जौनसारी कहते हैं, वो भी, उनमें भी काफी कास्ट है? ये सेम है, हमारा और उनमें देर इज नो डिफरेंस। और ये हमारा जो जनजाति मंत्रालय और उनके साथ लड़ाई ये थी, हमारी ये लड़ाई थी कि जो कास्ट स्ट्रक्चर वहाँ का है, वहाँ की एक प्लस पॉइंट ये रहा मैडम कि वहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ने रिसर्च किया। और उसमें आपको मैं थोड़ा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि DN मजबूरदार वहाँ रहे, RK मुखर्जी वहाँ रहे, जो सोशियोलॉजिस्ट थे, और बहुत पहले उन्होंने हिमालयन पोलेंड्री लिखी, वो सारी जौनसार पे है। तो जब ये जौनसार का केस गया तो DN मजबूरदार का ही जो अब DN मजबूरदार तो दिल्ली और यूनिवर्सिटी और इसमें बाद में प्लानिंग इसमें रहे, बड़े नाम थे। तो ये यहाँ पर रिसर्च वर्क नहीं था, हालांकि एक रिसर्च वर्क यहाँ पे था, शायद आपने नहीं स्टडी किया होगा। इनके स्टूडेंट थे डॉक्टर परमार, जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर था हिमाचल का। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर RK मुखर्जी इन द लखनऊ यूनिवर्सिटी फॉर PhD। तो इन्होंने जो थीसिस लिखा, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पोलेंड्री, उन्होंने डॉक्टरेट लखनऊ यूनिवर्सिटी की, लेकिन 75 में जब CM थे तब वो पब्लिश हुआ। और उसका जो इंट्रोडक्शन लिखा है SC दुबे ने लिखा, वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी रहे, बाद में वो डायरेक्टर रहे एडवांस स्टडी में। तो लेकिन और चीज़ नहीं है। ये ST स्टेटस आप लोगों को मिल जाए तो कितने लोग यहाँ लाभवान होंगे? इसमें लगभग 3 लाख लोग हैं। एक्चुअली जो सर्वे जो हुआ है वो 2011 सेंसस पे हुआ है, अभी तो सेंसस नहीं हुआ। तो 2011 सेंसस के अनुसार उस समय इनकी जो पॉपुलेशन थी 2,51,000 थी, जिसमें 80,000 के करीब SC पॉपुलेशन थी, और बाकी लगभग 2.25 लाख के जो दूसरी कास्ट है, अपर कास्ट और इंटरमीडिएट कास्ट है, उनकी पॉपुलेशन थी। तो उनको ये बेनिफिट जो है जनरली जाएगा। और एक चीज़ में बहुत ही क्लियर थी कि जब ये बार बार ऑब्जेक्शन भी लगा रहे थे, तो हम एक ही बात कह रहे थे, भाई वो मॉडल कर दो ना फिर जो जौनसार पे। हम पाकिस्तान के थोड़े भी है, जो मॉडल जौनसार इज द सेम, हमारे भाई है, हमारी फैमिली आदि। जो शिलाई से आप जाओगे, जब शिलाई आपका स्टे एक दिन का, शिलाई से चक्रोता सामने नजर आएगा। सामने नीचे नदी आएगी, टॉन्स नदी, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यमुना में मिलेगी आगे, तो वहाँ आपको चक्रोता सामने नजर आएगा। और इवन देहरादून की लाइटें आपको शाम को नजर आएगी वहाँ से। देहरादून है, विकास नगर है, तो वो तो सामने आएगा। तो उनको ज़्यादा लगता है ये, और वहाँ के लोगों को भी लगता है यार आपके साथ तो बड़ा अन्याय है।
अब वहाँ जो लोग हैं वहाँ सर्विसेज में बहुत चले गए और उनके कई वो तो बोलते हैं हमारे तो रिटायर भी हो गए। ऑल इंडिया सर्विस में बहुत एंट्री हुई है, जो सा अपनी यूनियन भी उनकी बहुत। हाँ, इसी पे मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर ये एसटी स्टेटस मिल जाए तो आपको क्या दिख रहा है कि कैसे फायदे आपके लोगों को मिले? देखो बात ये एक तो हमारे जो बच्चे हैं कि कम से कम यहाँ की जो ऑल इंडिया सर्विस या दूसरी जो अब स्टेट में तो इतनी सर्विस नहीं, इतना छोटा सट्टे और यहाँ बैकवर्डनेस पहले ही है। तो जो बच्चे यहाँ से थोड़े अगर एसटी मिल जाएंगे, आपने तो देखा होगा कि एसटी पर एक तो एजुकेशन में इनको मौका मिलेगा बाहर फ्री। आपने जो हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं या आईआईटी है वहाँ तो हम बच्चे जा ही नहीं सकते। और सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ ये है कि एसटी के बच्चे को हमने तो जेएनयू में देखा कि सबसे पहले इनके सबको एडमिशन मिलेगी हॉस्टल में, उनका कोटा होता है। हाँ बाकियों को तो मिलेगी हाँ, नहीं। पहले तो लेकिन यहाँ का जो बच्चा जाएगा उसको एडमिशन भी मिलेगी, रहने को भी मिल जाएगा, हाईली सब्सिडाइज भी है। तो बच्चे पढ़ तो जाएंगे ना यहाँ से, ये तो पढ़ ही नहीं रहे, यहाँ तो दुनिया नहीं देख रहे बाहर की। और कम से कम जो बच्चे वहाँ से जाएंगे, आपने देखा होंगे लाहौल स्पीति से, नॉर्थ ईस्ट से, आईआईटी में यहाँ से निकल पाते, कैसे निकलेंगे? इतनी कंदरा और पॉवर्टी बहुत है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आज की डेट में जो ट्रांसगिरी है इज़ द लोएस्ट इन हिमाचल पर कैपिटा इनकम में, वहाँ की लिटरेसी में और वहाँ के जो जॉब्स में सबसे लोएस्ट है। यानी हमारे से ऊपर ट्राइबल एरिया सारे हैं। और आपको हैरानी होगी, देयर इज़ नो स्टेट हाईवे, देयर इज़ नो नेशनल हाईवे, जबकि जो ट्राइबल एरिया हमारे सारे हैं वहाँ पर नेशनल हाईवे है। वहाँ पर सारे जो लाहौल स्पीति जाओ, किन्नौर जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन आप जाएंगे भी सारी वहाँ का दृश्य देखेंगे, देन यू विल कम टू नो। और जैसे आप अगर आप थोड़ा आगे जौसार जाएंगे तो तब आपको क्लियर डिस्टिंक्शन लग जाए, आप बोलेंगे कहाँ पहुँच गए हम। जब आप इधर आएंगे, इन रोड की कंडीशन इज़ वेरी गुड इन जौसार। तो क्या मतलब क्या वजह है, क्यों एजुकेशन? क्योंकि हिमाचल में अगर हम देखें दूसरे शहरों में या गांव में स्कूल्स वगैरह हैं, आपके इस एरिया में क्या वजह है? एक्चुअली एक तो डिफ़िकल्ट टेरेन है, अच्छा। आप देखेंगे कि, और दूसरा ये बिल्कुल हिली जोन है, ये बहुत ही हिली है और जीवन यापन यहाँ पर बहुत कठिन है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, सीजनल माइग्रेशन इज़ लार्ज स्केल। इस समय जो कुलीज़ हैं या कुली की या छोटी नौकरियाँ, शिमला वगैरह में बहुत लोग जाते हैं सिलाई हमारे एरिया से। सीजनल माइग्रेशन या डिस्ट्रिक्ट शिमला में जहाँ सेब होता है पूरे गांव खाली हो जाता है, यानी फैमिली के एक दो मेंबर तो 12 महीने रहते ही है ऊपर। अब थोड़ा सा, और डिस्ट्रिक्ट शिमला में जहाँ सेब वगैरह है, या तो वहाँ पर गोरखे मिलेंगे या हमारे लोग यहाँ के मिलेंगे, अदरवाइज ज़्यादा। एक तो सीजनल माइग्रेशन इज़ लार्ज स्केल। और जॉब्स तो आपको पता ही है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कुछ एक बच्चे जो compete कर रहे हैं, लेकिन अगर टोटल फैमिलियों का उनका परसेंटेज लें तो इट इज़ वेरी मच लेस। जो रिपोर्ट बता रही है, जो आपकी अभी की रिपोर्ट गई है, नोडल एजेंसी ने जो बनाई है 2016 की, भी वो रिपोर्ट कह रहे हैं बहुत ऐसे आंकड़े हैं कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है बहुत पुअर है। और जो आपका प्रति व्यक्ति आए हैं, जो प्लानिंग कमीशन ने जो लेटेस्ट सर्वे किया है और नीति आयोग के भी जो सर्वे हैं, हम लोएस्ट पायदान पे चंबा और हम है, तो चंबा तो आधा पहले ही है। इन्हीं जो सबसे हाईएस्ट में आते हैं वो 11 से 17 के बीच है, हम 43 से 47 में है लास्ट में अभी भी। तो अब उससे आप फैमिलियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तो एक तो सबसे बड़ा ये है कि जो बच्चे हैं यहाँ के बच्चे भी थोड़े से बाहर जाएंगे, उनको भी थोड़ा सा लॉन्चिंग पेड। और हमारे को जौसार के कहते हैं कि आपके बच्चों को लॉन्चिंग पेड नहीं मिला, अगर लॉन्चिंग पेड मिला होता है तो यहाँ के बच्चे कुछ तो वैसे तो जॉब्स कम है, गवर्नमेंट की ऐसे ही कम है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं तो कुछ पहुँच जाते, जैसे जौसार से पहुँचे। दूसरा जो मैडम सबसे बड़ा जो लॉस हुआ इस एरिया को, जो माननीय मुख्यमंत्री के सामने जब हमने प्रेजेंटेशन दी है, तो वो ये दी है कि जो शेड्यूल एरिया, क्योंकि वी कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द जो होना है, तो 50% के लिए अगर हम होंगे तो वो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर होता है। देयर आर टू थिंग्स, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरिया। इफ वी आर लेस देन 50% तो शेड्यूल एरिया नहीं होगा। तो शेड्यूल एरिया में ट्राइबल सब प्लान से पैसा जाना, और ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है वो लिबरल असिस्टेंस है, एनी वी आर गेटिंग 50% लेस। अगर हम आज का ही वो लगाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने को तैयार है शेड्यूल एरिया के लिए। आपने देखा होगा पिछले महीने जब हमने मंत्री जी लाए थे हरिपुर धार, तो 9,000 करोड़ का बजट होता था 5-6 साल पहले, और आज पिछले महीने हम जो आंकड़े देख रहे थे इट इज़ मोर देन 80,000। तो वो तो कह रहे हैं कि जो है वो देने को तैयार है। और ख़ास तौर पर उनका क्राइटेरिया यही है, पॉपुलेशन उनका क्राइटेरिया है, डिफ़िकल्ट है, रोड्स की हालत के लिए यहाँ अच्छा पैसा मिल सकता है, टूरिज़्म के लिए यहाँ कोई पैकेज मिल सकता है, टूरिज़्म इज़ नॉट डेवलप्ड।
एक और चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, क्योंकि पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है, धीरे धीरे जो आपके गांव हैं वहाँ पहाड़ काटे जा रहे हैं, रिसोर्ट्स बन रहे हैं, पर वहाँ के गांव वालों को कुछ नहीं मिल रहा है। अगर ये शेड्यूल 5 के अंदर आ जाए तो बाहर से कोई आपकी ज़मीन नहीं ले पाएगा, तो क्या आपको लगता है इससे भी फ़ायदा होगा? नहीं, शेड्यूल 5 में तो ये हो जाएगा ना कि जो सबसे लैंड तो यहाँ का खैर तब तक अट्रैक्टिव नहीं है। अगर ये यहाँ हाईवे बन जाएंगे, अगर यहाँ हाईवे अच्छे, जैसे आप देखा होगा कि जो इस समय लाहौल स्पीति है या किन्नौर है, बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि टूरिज्म जो बहुत है। और यहाँ और हमारा जो एरिया है वहाँ आप देखेंगे, कल जाएंगे वहाँ पानी, और लोग बोलते हैं हमारे को कि मनाली क्यों जाते लोग, लाहौल स्पीति क्यों जा रहे, वहाँ दो ही चीज़ें तो है ना, एक तो पानी है और एक वहाँ पर जंगल है, और हाईवे अच्छा है, मनाली का हाईवे अच्छा है। यहाँ तो आप जाने नहीं चाहेंगे, एक बार जाएंगे तो दोबारा बोलेंगे। अगर यहाँ से शिलाई तक का हाईवे अच्छा बन जाए, बहुत अच्छा रोड, तो यहाँ राजगढ़ से आगे जब आप जाएंगे लगभग 100 किलोमीटर पे आपको पानी भी मिलेगा। कल आप कल या परसों जब जाएंगे उस रोड से, हर 5 किलोमीटर पे पानी भी है और जंगल भी है, बिल्कुल जंगल से जा रहे हो आप। तो हमारे को कई हमारे मित्र आते थे, यूरोप से भी आए, कहते हैं यार यूरोप लगता है ये, पर यहाँ का तो सवाल ये कि टूरिस्ट तो यहाँ जाएगा नहीं, एक बार ही जाएगा, क्योंकि हाईवे आपके पास नहीं है। तो ये जो हमारे पॉलिटिशियन था, इनका लेवल तो नहीं था इतना कि भाई हाईवे सबसे पहले बनाओ, टूरिज्म तो तब प्रमोट होगा। अब टूरिज्म के लिए कितने इंसेंटिव है हिमाचल प्रदेश में। तो जो, और दूसरी बात ये है कि जो ये हमारा हरिपुरदार एरिया है, इट इज़ क्वाइट नियर टू हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, तो वहाँ का टूरिस्ट तो ज़्यादा वहाँ हमारे यहाँ आना चाहता है, लेकिन इसलिए नहीं पा रहा है कि वहाँ टूरिज्म वो नहीं है, फॉरेन टूरिस्ट यहाँ नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल। अगर यहाँ पे हाई, तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, लाइफ लाइन हमारे रोड थे, रोड तो बन गए पर हाईवे नहीं बने ना। तो टूरिज्म से जो हमारी इनकम जो है बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ सकती है। और डॉक्टर परमार तो पहले ही बोलते थे जो पहाड़ है ये सोने की खान है, तो खान हमारा जब हाईवे नहीं बना तो खान उनके लिए खान बन गई। आपने कभी लाहौल स्पीति में जो एक टनल बनी है, अटल टनल, हम पिछले साल वहाँ गए थे, लगभग 10,000 गाड़ी पर डे वहाँ क्रॉस कर रही है। तो 10,000 गाड़ी में अगर 5 आदमी भी जा रहे हैं तो 50,000 आदमी लाहौल स्पीति जा रहा है, तो कितना वहाँ टूरिज्म, कितने वहाँ होटल चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इस तरह की जो चीज़ हमारे जो लड़के हैं उनको भी तो रोज़गार मिलेगा ना। ऑनलाइन आज टूरिस्ट आना चाहता है, बिल्कुल आबादी नहीं है, लेकिन ये जो बेनिफिट है, शेड्यूल एरिया वाला जो बेनिफिट है, जिसमें हमारा बजट लगभग डबल हो जाता है और स्टेट गवर्नमेंट का बजट बच जाता है। स्टेट गवर्नमेंट कन्विंस है इस बात से। वो तो इस बात से ज़्यादा कन्विंस है इस समय। मतलब मुख्यमंत्री जो ने पर्सनल इंटरेस्ट हमारा इस बात से लिया, मैंने कहा जी आपका तो बजट भी बच रहा है और यहाँ के बच्चे जो बाहर ले जाएंगे, बाहर के इनिशिएटिव मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब जैसे इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया अभी, इंस्टीट्यूट हमने इस पर काफ़ी जोर दिया और हमने इनके साथ बहुत वार्ता की। अब ये कहते हैं कि अब जब से ट्राइबल इंस्टीट्यूट आपका बना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले 7-8 करोड़ का बजट था, इस साल में 150 करोड़ का बजट है। तो इंस्टीट्यूट में यहाँ पे तो बच्चे रिसर्च करेंगे ना। जब आपको करोड़ों रुपया मिलेगा ट्राइबल इंस्टीट्यूट को, क्योंकि गृह मंत्री ने तो कह दिया है कि जो भी प्लानिंग ट्राइबल एरिया की होगी हम इंस्टीट्यूट से कराएंगे, पहले ट्राइबल इंस्टीट्यूट करेगा। तो ये घाटा हमारे को बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से हम जो है अभी तक। क्या वजह है अमित चंद जी कि आपकी जो ये डिमांड है ये काफ़ी सारे दूसरे कम्युनिटी को पसंद नहीं आ रही, वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, दलित कम्युनिटी हो या बाल्मीकि कम्युनिटी हो, ये क्यों? आप हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। और बहुत देखिए एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, जो 79 की नेशनल कमीशन जब हमारा आया, हमारे लोगों को तो पता नहीं था कि कमीशन भी विजिट कर रहा है यहाँ, आज भी पता नहीं है कईयों को। आप 79 की रिपोर्ट पढ़ें। हमारी जो उस समय जो चेयरमैन थे भोला पासवान शाह, ही वॉज फ्रॉम एससी कम्युनिटी, और जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बालाग्राम, ही वॉज फ्रॉम एससी कम्युनिटी। तो ठाकुर से नेगी की जो रिकमेंडेशन है उसमें लिखा है कि रिमेन विद अस टिल द पार्लियामेंट वाज डिसॉल्व्ड। यानी बालक राम जी की स्ट्रॉन्गली इसी कम्युनिटी के थे और उन्होंने स्ट्रॉन्गली इसको प्लीड किया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं आपके नोटिस में लाना चाहता था कि हिमाचल में एक पर्वतीय आदिम जाति संघ है, उसका ऑफिस सलोगड़ा में है, और उस दैट संघ वाज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश दलित संघ। तो एकमात्र जो संघ था जिसने वहाँ प्लीड किया कि इसको शेड्यूल ट्राइब में होना चाहिए, पर्वतीय आदिम जाति संघ है, और टीएस नेगी वाज रिलेटेड टू दैट संघ
यानी लास्ट का जो सारा जीवन जो टी एस नेगी सोलन के पास सलोगड़ा जगह आती है उसी संघ में उन्होंने रहा, बिकॉज जो बैचलर वो चीफ सेक्रेटरी भी रहे हिमाचल के, तो उसने इसको फाइट दी कि ये एरिया शेड्यूल टाइप होना चाहिए कि जितने भी एससी के थे। उसके बाद आप बाद में लीजिए, हमारी जो लीडरशिप रही है इस मूवमेंट में, पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, वी आर लेड बाय द दलित। अब आप सुनिए आप जो वीरेंद्र कश्यप है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एट प्रेजेंट इज चेयरमैन ऑफ, ही वाज फ्रॉम दलित। देन आपका सुरेश कश्यप हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आजकल और प्रेसिडेंट है बीजेपी के, ही वाज फ्रॉम दिस कम्युनिटी। हमारी जो सेंट्रल कमेटी है जो उसमें हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट है और जो मेंबर्स है कई जगह, उस दे ऑल बिलोंग टू दिस कम्युनिटी और वो हमारे साथ 50 साल से चले हुए और बहुत तो आश्वासन देते थे हमारे को कि, और जब तक क्योंकि उनको इस बात का विश्वास था ये होगा ही नहीं और पॉलिटिकल पार्टी सारी हमारे पीछे चली रही, हम दिल्ली चलते हैं, हम आपका वो करेंगे, हम आपको गाड़ियाँ भेजेंगे। तो क्योंकि सब जब तक क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना था कि असंभव काम है, ये हो नहीं सकता। सारे पॉलिटिकल लीडर बोलते थे आज तक कि ये, क्योंकि इसमें जो रिसर्च वर्क था इथनोग्राफिक स्टडी, पता आज भी नहीं पता है कि इथनोग्राफी किसको कहते हैं। आप लोगों को एसटी स्टेटस मिलने से क्या मतलब, उन्हें क्या प्रॉब्लम? वो कुछ नहीं है, दे आर गेटिंग, ये तो आप भी स्टडी करें, आप रिसर्च के लोग हैं कि अगर पूरे 10 करोड़ है इंडिया में, आप मुझे बताइए एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट कहाँ ट्राइबल, कौन सा हिंदुस्तान में ऐसा ट्राइबल है जहाँ कास्ट नहीं है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। यू गो टू हिमाचल, किन्नौर में दलित है, अपर कास्ट है, लाहौल स्पीति में है, चंबा भरमौर में है, राजस्थान में आप जाइए, राजस्थान भील ट्राइब है, आप यू गो टू द मध्य प्रदेश, यानी एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट देयर इज नॉट ए सिंगल कम्युनिटी। तो मतलब ये है कि जो हिमाचल के दलित हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो जब अगर आपको एसटी स्टेटस मिल जाए तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा, उनको मिलेगा ज़्यादा, हमें तो मिल नहीं रहा ज़्यादा। ये तो विडम्बना, आप तो देखिए, आप तो एक्सपर्ट है इस फील्ड के। वी आर गेटिंग ओनली 7%, दे आर ऑलरेडी गेटिंग 16%, तो दिस इज एन एक्स्ट्रा 7% दे आर गेटिंग एक्स्ट्रा एंड ये एडमिट किया है नेशनल कमीशन के चेयरमैन ने। अब आप तो समझ सकते हैं, और हमारे साथ बहुत से लोग थे किन्नौर से, कई बार वो हम भी सोचते थे उस समय कि अगर ये पोस्ट आ रही, एक बार एसटी से अप्लाई कर लिया और दूसरी बार जो है एसटी से कर लिया। अब आप देखे होंगे एसटी में जो मेरिट है इस डाउन है, लेकिन ये सब हमारे साथ थे अभी तक। और जब हम ये लगा, जब हम हमारी मीटिंग माननीय गृह मंत्री से दिल्ली में हुई और इनको लगा ये तो हो जाएगा काम, और उन्होंने तो एक चीज़ देखो, कानून तो कहीं खड़ा होगा ना। उन्होंने कहा भाई जो पैटर्न जौसार का होगा ना, आपके लिए कानून अलग थोड़ा बनेगा पूरे हिंदुस्तान में, तो जौसार का मॉडल लगेगा ना सिरमौर पे, तो जौसार का मॉडल। और यही हमारी आपत्तियाँ थी रजिस्ट्रार जनरल और इनके साथ। मैंने कहा जो कास्ट है वह वहाँ है, वो हम है, और हमारी कास्टों पे आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या बात है, जो कास्ट है वहाँ है। डीएन मजूमदार को आप पढ़िए, हिंदू ऑफ द हिमालय बी के वर्मन ने काम किया है उस पर, उसको आप पढ़िए। तो जो कास्ट है वहाँ है, वो वहाँ आप हमारे को अलग ट्रीट करें क्योंकि आपको फाइट नहीं किया आज तक। अब हम फाइट करेंगे आपको कि दिस इज़ रॉन्ग। जो कास्ट है वहाँ, तो हमने उनको तो वो तो एग्री कर गए। आप, मैंने कहा डायरेक्टर जनरल एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे को लीजिए। तो सवाल ये है कि हमारे लिए कोई अब अगर ये करते उसमें तो हम नहीं कह सकते कुछ कि इन्होंने सारे, लेकिन आप पूरे हिंदुस्तान, आप तो सारे इसमें स्टडी करते हैं, आप बताइए नॉर्थ ईस्ट के बाद कौन सा ट्राइबल जहाँ कास्ट नहीं है, तो क्या उनकी सारा खत्म हो गया, उनके राइट वहाँ खत्म हो गए? देखिए एट्रोसिटी एक्ट इज ए सेंट्रल एक्ट, इसको तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने अगर तरमीम भी करनी चाहिए तो मोदी सरकार ने नहीं माना उसको। निरस्त कर सकते हैं, आप बताइए इस लाश से इसको आप एग्री कर रहे हैं। दूसरी बात रोस्टर सिस्टम है। रोस्टर सिस्टम जो है 73-74 अमेंडमेंट है, तो अगर इसमें कुछ चेंजेस भी हैं तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज ऑलरेडी एश्योर्ड कि भाई जो रोस्टर प्रणाली पंचायत में है तो ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें तरमीन। और जो स्टेट का जो प्रेसिडेंट है बीजेपी का, वो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ही इज फ्रॉम दिस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज ऑलरेडी एश्योर्ड कि इफ देयर इज नो किसी तरह का नहीं होगा। अगर उसके बाद भी कोई, लेकिन असली बात इसमें है, जो समझने वाली बात ये है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रल इसमें जा रहे हैं इस साल, क्योंकि अब नाउ देयर इज ए पॉलिटिकल स्ट्रगल, तो जो जिसकी ज़मीन खिसकेगी तो वो राजनीति में आप कोई भी आप देखें, कास्ट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग
communal and caste factor is a very strong in Very Indian strong politics, factor a in very Indian strong factor, and they can be easily manipulated. इस बात को आप समझ सकते हैं। तो जैसे हम चुनाव की तरफ ज़्यादा जाएंगे, ये ज़्यादा इसको करेंगे कि कहीं ना कहीं से कुछ परसेंट यहाँ झड़ जाएं, कुछ वोट यहाँ से झड़ जाएं किसी ना किसी तरीके से। तो ये सारी बात है। ये अगर ये आप बता दीजिए पिछले 50 साल का इतिहास हमारा मूवमेंट में कि कभी एक भी हमारे को तो कोई विरोध नहीं आया। तो बहुत बहुत आपका थैंक यू अमित चंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी